क्या हुआ था, सबसे बड़ा पराजय हुआ था। इस बार भी यही। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से ये की सरकार बनने जा रही है। पहला ही शो फ्लॉप हो गया है, खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। बीजेपी साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, और यही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है। इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है। जितने मुंह उतनी बातें, जितनी नजर उतने नजरिए, दावे प्रतिदावे, लेकिन भीतर गहरा सन्नाटा। पहले फेज के पोल परसेंट ने पक्ष और विपक्ष की टेंशन हाई कर दी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर करीब 63% वोटिंग हुई, जो 2019 की तुलना में करीब 7% कम है। कम वोटिंग को देखकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही गलियारों में सुई पटक सन्नाटा छा गया। तो क्या दूसरे फेज में पैनिक बटन दब चुका है? फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन कम वोटिंग ने दोनों ही पार्टियों, पक्ष और विपक्ष, दोनों की नींद उड़ाई हुई है। कम वोटिंग को लेकर बीजेपी का कहना है कि इसका नुकसान गठबंधन को होगा, इंडी गठबंधन को होगा। वहीं गठबंधन के लोगों का कहना है कि कम वोटिंग का जो फायदा है वो इंडी गठबंधन को होने वाला है और ये बदलाव के लिए कम वोटिंग हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर दोनों पार्टियों के अंदर पैनिक बटन दबाया जा चुका है। भीड़ उमड़ी, भाषण हुआ, भरोसा बना, तो फिर जनता घरों से वोटिंग के लिए कम क्यों निकली? ये सच कड़वा हो सकता है, लेकिन सच का सामना तो करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पहले फेज में गिरा वोट परसेंट 400 प्लस वाले मोदी के लक्ष्य को डिगा दे। लेकिन वजह क्या रही कि वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली? अगर एनडीए के लिहाज से देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्यकर्ता निश्चिंत हो गए। ये मान लिया कि विजय तय है तो मेहनत क्या करना। ये मान लिया कि जनता स्वतः स्फूर्त होकर एनडीए को वोट करेगी। कहीं प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं का अति आत्मविश्वास भी एक वजह तो नहीं। इसी तरह इंडी गठबंधन के लिए भी कम वोटिंग शुभ संकेत तो नहीं है। क्या कम वोटिंग की वजह ये रही कि कार्यकर्ता निराश हो चुके हैं? क्या वोटर ने मान लिया कि इस बार तो हार तय है, फिर वोट क्या देना? कहीं इंडी गठबंधन की लीडरशिप पर भरोसा न होना तो कम वोटिंग की वजह नहीं रहा? या फिर कमजोर और बेअसर चुनावी मुद्दे मुख्य वजह रहे? बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। इंडिया गठबंधन और उनके स्वघोषित नेता, क्योंकि कोई घोषित नेता तो है ही नहीं, राहुल गांधी जी के तथाकथित करंट की बिजली गुल नजर आ रही है। सच ये है कि पहले फेज की कम वोटिंग बंद मुट्ठी की तरह है सत्ता पक्ष और इंडी गठबंधन के लिए, क्योंकि जब तक ये बंद है तब तक अपना अपना नरेशन तो दिया ही जा सकता है। लेकिन कुछ बातें कसौटियां हैं और कम वोटिंग कम से कम उन कसौटियों को ट्रांसलेट तो कर ही सकती है। वो ये कि पहले फेज में लहर वाला ट्रेंड मिसिंग रहा। 400 प्लस वाली एग्रेसिव वोटिंग कहीं दिखी नहीं।
इंडी गठबंधन कोई खास हलचल पैदा करता नहीं दिखा, तो राहुल गांधी की चमत्कारिक लैंडिंग में भी वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा। दावे अपनी जगह, लेकिन खबर यह है कि बीजेपी ने कम वोटिंग प्रतिशत के बाद पैनिक बटन ऑन कर दिया है। कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं और यहां तक कि प्रत्याशियों तक को अलर्ट भेजा जा चुका है। मुद्दों और अपनी योजनाओं तक को जन जन तक पहुंचाने को लेकर और आक्रामक रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। देखिए 10 साल से बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, इन्होंने इमरजेंसी डालने में उपयोग किया, हमने धारा 370 को हटाने में उपयोग किया, ट्रिपल तलाक हटाने में, सीए लाने में उपयोग किया, महिलाओं को आरक्षण देने में उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी बहुमत को विनम्रता के साथ स्वीकार कर जन कल्याण में 17 में क्या हुआ था, सबसे बड़ा पराजय हुआ था, इस बार भी यही। कम वोटिंग का पैनिक बटन बीजेपी के लिए कहीं इसलिए तो नहीं है कि 400 प्लस की निश्चिंतता कार्यकर्ताओं में आ गई, कहीं दूसरी पार्टी से आए नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कमजोर केमिस्ट्री तो वजह नहीं। मोदी से तो वोटर का कनेक्ट है, लेकिन स्थानीय सांसदों से कोई नाराजगी तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडी गठबंधन सच में टक्कर दे रहा है, या फिर बीजेपी के बड़े लीडर्स का एनडीए के घटक दलों से संवाद क्षीण तो नहीं हो रहा कि बीजेपी अपने दम पर 400 प्लस लाएगी। हालांकि मोदी की केमिस्ट्री एनडीए की सहयोगी पार्टियों के साथ शानदार रही है। बिहार दौरे पर जब कभी भी मोदी गए, उन्होंने चुनावी मंचों से नीतीश कुमार के कामों की खूब प्रशंसा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा है। मोदी लहर में बीते कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। इसमें कई ऐसे नेता भी हैं जिनको बीजेपी में शामिल होने के फौरन बाद 24 के मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के मुताबिक 80,000 दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने तो दावा किया है कि 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। 8,000 कार्यकर्ता जनवरी से मार्च के बीच बीजेपी में शामिल हुए। पूरे देश में बीजेपी के पास इस वक्त 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की फौज है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी और भारी भरकम फौज क्या वोटर्स को बूथ तक लेकर नहीं आ पाई? क्या बीजेपी की धमनी माने जाने वाले पन्ना प्रमुख इस बार निश्चिंत हो गए? तो क्या बीजेपी का पन्ना प्रमुख वाला प्लान फेल हो गया? क्या ये बीजेपी के लिए अलर्ट कॉल नहीं है? क्योंकि अगर टारगेट 400 प्लस का था तो फिर वोट शेयर बढ़ना चाहिए था। कार्यकर्ता क्या निश्चिंत हो गए कि मोदी ने 400 प्लस बोल दिया है तो 400 प्लस आ ही जाएगा? पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। 400 प्लस के अपने मिशन को लेकर वो कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। दूसरे फेज में बम्पर वोटिंग को लेकर पन्ना प्रमुखों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके लिए 4 सूत्रीय योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसमें हर घर तक पहुंचना, लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करना, वोटर को बूथ तक लाना और हर एक वोट को अपने पक्ष में सुनिश्चित करना है। हालांकि पहले फेज में कम वोटिंग के बावजूद बीजेपी का दावा है कि जो भी वोटिंग हुई है वो एक तरफा वोटिंग है और ये वोटिंग मोदी के पक्ष में है। आपको एक काम करना होगा, करेंगे। एक तो घर घर जाना है, जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, कितनी ही गर्मी क्यों न हो ज्यादा मतदान कराएंगे। पहले मतदान फिर जलपान,
ये पक्का करेंगे। सुबह सुबह मतदान कराएंगे। दूसरा काम, हमें पोलिंग बूथ जीतना है। हर पोलिंग बूथ जीतेंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। हर पोलिंग बूथ को जीतने के लिए अगड़े हो आप पिछड़े, सबके दिल जीतने होते हैं। जीतोगे? पक्का जीतोगे? हालांकि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पहले फेज की वोटिंग का 11% बीजेपी के लिए कोई पैनिक कॉल नहीं कही जा सकती। हाँ, ये अलर्ट कॉल हो सकती है मोदी के सेट किए गए 400 प्लस के टारगेट के मद्देनजर। कई सीटों पर जीत का मार्जिन कम हो सकता है, पर परिणाम एकदम से बदल जाएंगे, इसकी उम्मीद कम है। हालांकि विपक्ष कम वोटिंग के सवाल पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहता है। जो जनता है ना, ये जो पब्लिक है, ये सब समझती है, जानती है, बूझती है, चुप रहती है और समय आने पर बड़ा बदलाव करती है। बीजेपी साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है और यही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है। बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। तो काट की हांडी बार बार जो है उन्हें चढ़ती है। इनके जुमलेबाजी, जुमलों का पहाड़, झूठ का पहाड़ ढह गया है सब। काट की हांडी वाली कहावत तेजस्वी से बेहतर भला कौन समझ सकता है। 2 बार ये हांडी बिहार में चढ़कर उतर चुकी है। पर हैरानी आप कांग्रेस के आत्मविश्वास पर कर सकते हैं कि अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कोई तूफान या उफान लेकर आए थे तो वो वोट प्रतिशत में रिफ्लेक्ट हो क्यों नहीं रहा है। बात हवा बांधने और चलाने की है। सच यह है कि पहले फेज की कम वोटिंग इंडी गठबंधन के राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी और ममता बनर्जी की भी बेचैनी बढ़ाए हुए है। राहुल गांधी जहां कम वोटिंग का आकलन नहीं कर पा रहे हैं, ना आगे का प्लान बना पा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि कई जगहों पर विरोध के सुर चुनावों में पार्टी का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। तेजस्वी के सामने संकट राजनीतिक साख को बचाने की है, तो वहीं ममता दीदी बंगाल के पहले फेज की वोटिंग में 4% कम वोटिंग से पैनिक में है। कहीं किला ढह तो नहीं रहा। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি के ভোট দেওয়া, कांग्रेस के भोट देওয়া মানে बीजेपी के भोट देওয়া। लेकिन असली अग्नि परीक्षा है गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी की, जिनके बदले तेवर कलेवर को देख दिखाकर कांग्रेसी आघाते फिर रहे थे। शोर ये था कि पहले ही चरण से तख्ता पलट के आदेश जनता ईवीएम में चस्पा कर देगी, तगड़ी वोटिंग होगी, लेकिन उदासीन वोटिंग ने कांग्रेसियों के मन उदास कर दिए। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कम वोटिंग पर वो न तो खुश हो सकती है, न ही अपनी बेचैनी दिखा सकती है, क्योंकि कम वोटिंग एक इशारा तो कर ही रही है कि राहुल गांधी का जातीय दाव और यात्रा वाला फॉर्मूला लोगों को एजिटेट तो नहीं कर सका, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वोटिंग एग्रेसिव होती, सुस्त नहीं, और ये कांग्रेस के लिए पैनिक बटन है। अगर देखेंगे तो चुनाव में वोटिंग प्रतिशत पर इन 2 चेहरों के आगे की राजनीति का पूरा दारोमदार दिखता है। लड़ाई कट टू कट है, एक तरफ राहुल, दूसरी तरफ पीएम मोदी। राहुल के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी लीडरशिप दांव पर है। मोदी के 400 प्लस का जवाब क्या है उन्हें नहीं मालूम, और उनके पीछे लगातार हार से निराश कार्यकर्ताओं की बची खुची टीम है। दूसरी तरफ मोदी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, दांव पर मोदी कल्ट है। उनके पास 400 प्लस सीटों को हासिल करने का ग्राउंड प्लान है और जीत की ऊर्जा से भरे उत्साही कार्यकर्ताओं की फौज। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले फेज में कम वोटिंग की टेंशन के बीच इंडी गठबंधन इसलिए थोड़ा तसल्ली में है क्योंकि 2019 में जब बम्पर वोटिंग हुई थी तो मोदी 303 सीटें जीते थे। 2019 में एनडीए को कुल 353 सीटें हासिल हुई थी। गठबंधन के नेता ये सोचकर ही गदगद हैं कि चलो मोदी का 400 पार वाला नारा पिछली बार से कम वोटिंग से तो पूरा नहीं होने जा रहा।
भले सत्ता में वापसी हो जाए। पहले ये माना जाता था कि कम वोटिंग मतलब जनता किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहती है और सत्ता में जो पार्टी है वो उसमें उम्मीद खोजती थी। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में देखा जाए तो ये ट्रेंड बदला है। खासकर 2014 के बाद 2019 में जबरदस्त वोटिंग हुई, वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई और बम्पर सीट जीतकर मोदी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हुए। इंडी के नेताओं और मोदी के बीच जो बड़ा फर्क है वो ये कि मोदी पैर जमीन पर रखते हैं, धरातल पर हर छोटे बड़े बदलावों के मुताबिक फौरन स्ट्रेटजी बदलते हैं। 2017 में यूपी के विधानसभा चुनावों के दौरान जब पूर्वांचल की कुछ सीटें फंसी थीं, तब मोदी ने वाराणसी में कैंप किया था और पूरी हवा बदल दी थी। मोदी की सफलता का एक सूत्र है बड़े और चैलेंजिंग टारगेट सेट करना और कभी संतुष्ट ना होना। जिस दिन मोदी सेटिस्फाई हो जाए ना, तब लिख लेना कि आपको उसको श्रद्धांजलि देनी है, वो जिंदा नहीं है। मैं जीवन के आखिरी तक असंतोष को पालता रहता हूं, मेरे भीतर में कभी संतोष आने नहीं देता हूं। क्यों? मैं वो असंतोष पालता हूं ताकि मुझे नया करने की प्रेरणा मिले। तो मुझे कभी संतोष की बात कहना ही मत, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। और ऐसे संकल्प मोदी को दमदार और असरदार बनाते हैं। 2014 में देश की सत्ता संभालने वाले मोदी लगातार बिना थके, बिना रुके और बिना छुट्टी लिए काम पर हैं। बीते 10 सालों में पीएम मोदी ने करीब 65,700 घंटे काम किया है। दूसरी तरफ किसी भी तरह सत्ता पाने की बेचैनी है। तो क्या पहले फेज में वोटिंग का कम होने से बना पैनिक आगे की वोटिंग को तेज करेगा? अगर ऐसा हुआ तो फायदा होगा किसे? और आगे के चुनावी घमासान में जिसकी लहर उठी वही होगा बाकी बची 441 सीटों का बादशाह। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।